नीतीश कुमार जी को इंडिया एलायंस का कोऑर्डिनेशन चाहिए था, संयोजक चाहिए था, उनको प्रधानमंत्री पद की दावेदारी चाहिए थी। अब आप समझिए वंदना जी कि अगर 20 सीट भी जिस पार्टी के पास नहीं है, उसको देश में अगर प्रधानमंत्री पद की दावेदारी वैसी पार्टी के नेतृत्व को दिया जा सकता है, तो कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस की अन्य पार्टियों में असमंजस की स्थिति बनती और उसके बाद पार्टी बिखरना शुरू होता और उसके बाद इंडिया अलायंस कमजोर होता। मगर समय से पहले हम लोगों ने यह तय किया और नीतीश कुमार जी का जो चालबाजी था, जो भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्र पर इंडिया अलायंस का को डैमेज करने की कोशिश कर रहे थे, वो कहीं ना कहीं विफल हो गया और इंडिया अलायंस बिखरने से बच गया। देखिए, मैंने कहा कि किसी भी व्यक्ति के लिए सम्मान और इज्जत वो जबरदस्ती लिया नहीं जा सकता है, वो कमाना होता है, वो बनाना होता है। आप कुछ ऐसा करते कि लोग आपका सम्मान करे, लोग आपकी इज्जत करे। आपने जितनी बार पलटी मारा है, आपके दल के लोग आपसे निराश निराश हैं, आपके गठबंधन के लोग आपसे निराश हैं। आप जिस गठबंधन में गए हैं आज, वहां पे चिराग पासवान जी ने आपके ऊपर सवाल खड़ा किया, वहां मांझी जी ने आपके ऊपर सवाल खड़ा किया, उपेंद्र कुशवाहा जी ने आपके ऊपर सवाल खड़ा किया और भारतीय जनता पार्टी ने तो लगातार सवाल खड़ा किया है, लगातार सवाल खड़ा किया। 2-3 दिन पहले सुशील कुमार मोदी जी ने स्पष्ट कहा कि नीतीश कुमार जी जैसे लोगों की हम भारतीय जनता पार्टी को कोई जरूरत नहीं और पूर्ण रूप से उनका दरवाजा बंद है। मैं स्पष्ट और क्लियर कट ये कहना चाह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी की हालत बद से बदतर है और उसको कहीं ना कहीं ये डर सता रहा है कि हम बिना लोगों के सहयोग के और छोटी मोटी पार्टियों के सहयोग के और सारा आपको जहर घोलकर पी जाने का काम भी भारतीय जनता पार्टी आज कर रही है। और उसका दोनों का, ना नीतीश कुमार जी का कोई स्टैंडर्ड बचा, ना भारतीय जनता पार्टी का कोई स्टैंडर्ड बचा। अगर नीतीश कुमार जी ने कहा था कि मर जाएंगे मिट जाएंगे मगर भारतीय जनता पार्टी में नहीं जाएंगे, तो अमित शाह जी का भी बयान आप लोगों को नहीं भूलना चाहिए। उन्होंने भी स्पष्ट कहा था कि नीतीश कुमार जी के लिए दरवाजा बंद हो चुका। सुशील मोदी जी को नहीं भूलना चाहिए, उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार जी के लिए दरवाजा बंद हो चुका। चुनौती दे रहा हूं कि अगर आप में अगर कहीं क्षमता है और आपको लगता था कि जातीय जनगणना आपके लिए जरूरी था और इस देश के लिए जरूरी था, बिहार के लिए जरूरी था, तो आज जातीय जनगणना आप भारतीय जनता पार्टी को कहकर पूरे देश में करा दे और पूरे देश में लागू करा ले, ये कमिटमेंट करके आप 2024 के चुनाव में आ जाए। तेजस्वी जी ने ये बात कही है, मगर उसमें मैं एक बात और जोड़ देना चाहता हूं कि जनता दल यूनाइटेड 2024 में खत्म होगा ऐसा नहीं है। जनता दल यूनाइटेड ऑलरेडी खत्म हो चुका है। जनता दल यूनाइटेड खत्म हो चुका है। जनता दल यूनाइटेड ने बिहार के लोगों के अंदर विश्वास खो दिया है और उसका कहीं ना कहीं खामियाजा बार बार मैं कह रहा हूं भारतीय जनता पार्टी को भी भुगतना पड़ेगा। कि भारतीय जनता पार्टी के भी कई बड़े नेताओं का बयान, जिस तरह से नीतीश कुमार जी का बयान आज वायरल हो रहा है कि मर जाएंगे मिट्टी में मिल जाएंगे मगर भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जाएंगे, उसी प्रकार से वायरल अमित शाह जी का भी बयान हो रहा है जो उन्होंने नीतीश कुमार जी को लेकर कहा था। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं द क्लियर कट और मैं आपके साथ वंदना। देखिए, सरकार बिहार में बदल चुकी है। नीतीश कुमार अभी भी सीएम पद पर बैठे हुए हैं, लेकिन जो पार्टी है वो नई है। विपक्ष के साथ अब नीतीश कुमार मिल चुके हैं और जो कल पार्टी विपक्ष थी आज वो पक्ष बन चुके हैं, यानी कि एनडीए के साथ नीतीश कुमार मिल चुके हैं। और इस पर अब लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, उस पर अलग अलग जो पार्टियां हैं वो क्या कह रही हैं, इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। और उसके लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं जाप के प्रदेश प्रवक्ता शहान परवेज जी। शहान परवेज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके सभी दर्शकों का। तो अब राजद का साथ नहीं रहा, महागठबंधन टूट चुका है और एनडीए में नीतीश कुमार मिल चुके हैं, क्या कहना है इस पर आपका? देखिए, कल से सरकार कल गिरी है और कल ही दूसरी सरकार का शपथ ग्रहण हुआ है, जिसमें आपने अभी अपने ओपनिंग कमेंट में कहा कि जो कल तक सत्ता पक्ष में थे आज वो विपक्ष हो गए, जो विपक्ष थे वो आज सत्ता पक्ष में चले गए। और ये बहुत क्लियर था, ये होना ये बहुत क्लियर था। और मैं इसको एक कदम और आगे बढ़ाकर आपको बताना चाहता हूं कि नीतीश कुमार जी के बारे में आज की मीडिया एक ऐसा परसेप्शन बना के रखी हुई थी कि जो एनडीए इंडिया अलायंस बन रहा था उसके कहीं ना कहीं पूरक नीतीश कुमार थे, उसके उसको कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेट करने की जिम्मेदारी नीतीश कुमार की थी और नीतीश कुमार ने ही इंडिया अलायंस का नींव रखा। तो हम लोग को इस पे बहुत स्पष्ट मैं क्लियर करना चाहता हूं कि नीतीश कुमार जी
का जो आज ये मीडिया इस तरह का बयान चला रही है कि नीतीश कुमार जी के जाने के बाद इंडिया अलायंस कमजोर पड़ गया है और इंडिया अलायंस चुनाव से पहले ये बिखरता हुआ दिख रहा है, इस पे कहीं ना कहीं मेरा असंतोष है और मेरी आपत्ति है। इंडिया अलायंस में मैंने ये कहा कि इंडिया अलायंस में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा नीतीश कुमार जी को षड्यंत्र के तहत इंडिया अलायंस का सदस्य बनाया गया और इंडिया अलायंस को नीतीश कुमार जी ने पूरी कोशिश किया हाईजैक करने का। और हाईजैक करने के बाद में कि जब उनसे नहीं हो पाया तो ये स्वाभाविक था, ये सबको पता था कि कहीं ना कहीं ये गठबंधन जो है वो कहीं ना कहीं 2024 में भारतीय जनता पार्टी को इस प्रकार का लाभ पहुंचाने के लिए, एक पॉलिटिकल एजेंडा देने के लिए कि इंडिया अलायंस बिखर रहा है समाज के अंदर, लोगों के अंदर, जनता के अंदर, एक गुमराही का मैसेज डालने के लिए कि इंडिया अलायंस कमजोर पड़ गया और भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाली एनडीए गठबंधन बहुत मजबूत है। इससे कहीं ना कहीं लोगों में कंफ्यूजन पैदा होगा और वो यही करने यहाँ पर आए थे। इनका कोई मोल नहीं था, कोई रोल नहीं था और उनका कोई दूसरा एजेंडा नहीं था। देखिए, नीतीश कुमार जब इस्तीफा देकर निकलते हैं राजभवन से तो उनका यही कहना है कि उन्होंने जो इंडिया गठबंधन बनाया उसमें काम नहीं हो रहा था। काम नहीं हुआ इसलिए फिर वो तोड़ना चाहते हैं या उनके साथ काम नहीं करना चाहते थे, इसीलिए वो एनडीए में शामिल। देखिए, काम तो उन्हीं को करना था। अगर वो कोऑर्डिनेट कर रहे थे, उन्होंने काम करने की बात कहाँ पे आती है? सब लोग काम कर रहे थे। नीतीश कुमार जी को इंडिया अलायंस का कोऑर्डिनेशन चाहिए था, संयोजक चाहिए था, उनको प्रधानमंत्री पद की दावेदारी चाहिए थी। अब आप समझिए वंदना जी कि अगर 20 सीट भी जिस पार्टी के पास नहीं है, उसको देश में अगर प्रधानमंत्री पद की दावेदारी वैसी पार्टी के नेतृत्व को दिया जा सकता है, तो कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस की अन्य पार्टियों में असमंजस की स्थिति बनती और उसके बाद पार्टी बिखरना शुरू होता और उसके बाद इंडिया अलायंस कमजोर होता। मगर समय से पहले हम लोगों ने यह तय किया और नीतीश कुमार जी का जो चालबाजी था, जो भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्र पर इंडिया अलायंस का को डैमेज करने की कोशिश कर रहे थे, वो कहीं ना कहीं विफल हो गया और इंडिया अलायंस बिखरने से बच गया और नीतीश कुमार जी को हम लोगों ने टाटा बाय बाय कह दिया। अच्छा, नीतीश कुमार का ये भी कहना है कि उनको वो इज्जत नहीं मिल पा रही थी। कहीं न कहीं नीतीश कुमार क्या अटेंशन सीकर हैं, उनको जहाँ अटेंशन नहीं मिलती, आप भी कह रहे हैं कि वो पीएम बनना चाहते थे। पीएम का चेहरा उनको चाहिए था। पीएम चेहरा वो नहीं बने और अब पीएम के साथ ही वो मिल चुके। देखिए, मैंने कहा कि किसी भी व्यक्ति के लिए सम्मान और इज्जत वो जबरदस्ती लिया नहीं जा सकता है, वो कमाना होता है, वो बनाना होता है। आप कुछ ऐसा करते कि लोग आपका सम्मान करें, लोग आपकी इज्जत करें। आपने जितनी बार पलटी मारा है, आपके दल के लोग आपसे निराश हैं, आपके गठबंधन के लोग आपसे निराश हैं। आप जिस गठबंधन में गए हैं आज, वहां पे चिराग पासवान जी ने आपके ऊपर सवाल खड़ा किया, वहां मांझी जी ने आपके ऊपर सवाल खड़ा किया, उपेंद्र कुशवाहा जी ने आपके ऊपर सवाल खड़ा किया और भारतीय जनता पार्टी ने तो लगातार सवाल खड़ा किया है, लगातार सवाल खड़ा किया। 2-3 दिन पहले सुशील कुमार मोदी जी ने स्पष्ट कहा कि नीतीश कुमार जी जैसे लोगों की हम भारतीय जनता पार्टी को कोई जरूरत नहीं और पूर्ण रूप से उनका दरवाजा बंद है। अमित शाह जी ने स्पष्ट कहा कि उनके लिए पूर्ण रूप से दरवाजा बंद है। और अगर वंदना जी आप अगर नीतीश कुमार जी को पलटू मार या पलटू राम कहते हैं तो सिर्फ केवल उसमें नीतीश कुमार जी का दोष नहीं है, इसमें भारतीय जनता पार्टी भी उतनी ही जिम्मेदार है कि भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े नेता, कई दिग्गज नेता अपनी जबान से पलटे हैं। और अगर आज ये नहीं वो अपनी जबान पर भारतीय जनता पार्टी अड़ी होती और अपनी जबान पर कायम होती तो निश्चित रूप से आज ये जो पलटी मार सरकार बन रही है ये नहीं बनती। और अगर भारतीय जनता पार्टी को लगता कि हम वो लोकसभा चुनाव में मजबूत परिस्थिति में है तो वो निश्चित रूप से ऐसा नहीं करते। अगर भारतीय जनता पार्टी का दावा है, उनके कई बड़े नेता कह रहे हैं हम लोग चुनाव जीत रहे हैं, गठबंधन बिखर गया, कोई विपक्ष नहीं बचेगा, हम 400 सीट लेकर जाएंगे, मैं स्पष्ट और क्लियर कट ये कहना चाह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी की हालत बद से बदतर है और उसको कहीं ना कहीं ये डर सता रहा है कि हम बिना लोगों के सहयोग के और छोटी मोटी पार्टियों के सहयोग के और सारा आपको जहर घोल कर पी जाने का काम भी भारतीय जनता पार्टी आज कर रही है। और उसका दोनों का, जहां नीतीश कुमार जी का कोई स्टैंडर्ड बचा, ना भारतीय जनता पार्टी का कोई स्टैंडर्ड बचा। अगर नीतीश कुमार जी ने कहा था कि मर जाएंगे, मिट जाएंगे, मगर भारतीय जनता पार्टी में नहीं जाएंगे, तो अमित शाह जी का भी बयान आप लोगों को नहीं भूलना चाहिए। उन्होंने भी स्पष्ट कहा था कि नीतीश कुमार जी के लिए दरवाजा बंद हो चुका। सुशील मोदी जी को नहीं भूलना चाहिए, उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार जी के लिए दरवाजा बंद हो चुका। और आज
अगर हम लोग बात करते हैं कि अभी कुछ दिन पहले नीतीश कुमार जी जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की जयंती मना रहे थे, और वो जयंती मनाकर कह रहे थे कि हमने जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के विचारों और आदर्शों पर चलने का काम किया है। और जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की अगर विचारों पर और आदर्शों पर आप चलने का काम कर रहे थे, आपने बिहार के अंदर जातीय जनगणना कराने का काम किया, और आप कह रहे थे कि हम बहुत बड़ा इस काम कर रहे हैं, बहुत बड़ा पहल हमारा है, जातीय जातीय जनगणना पे आप बहुत बड़ा क्रेडिट लेना चाहते थे। नीतीश कुमार जी, मैं आपको आज खुली चुनौती दे रहा हूं कि अगर आप में अगर कहीं क्षमता है और आपको लगता था कि जातीय जनगणना आपके लिए जरूरी था और इस देश के लिए जरूरी था, बिहार के लिए जरूरी था, तो आज जातीय जनगणना आप भारतीय जनता पार्टी को कहकर पूरे देश में करा दे और पूरे देश में लागू करा ले, ये कमिटमेंट करके आप 2024 के चुनाव में आ जाए। तो आपका डबल स्टैंडर्ड है। आप एक साइड जब इस तरफ रहेंगे तो कहेंगे जातीय जनगणना होना चाहिए, आप उस साइड जाएंगे तो जातीय जनगणना भूल जाएंगे, आप जब इस साइड आएंगे तो कहेंगे बिहार को स्पेशल कैटेगरी, स्पेशल विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, स्पेशल अटेंडेंट मिलना चाहिए। जब उधर जाएंगे तो आप सारी बात भूल जाएंगे। तो जो बात आप इस साइड कर रहे थे, क्या आप उस साइड वो बात कर पाएंगे? आप 2 3 4 दिन पहले जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की जयंती मनाए, और जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की विचार और आइडियोलॉजी कहती थी कि ओबीसी रिजर्वेशन को उन्होंने बहुत बड़ा आंदोलन में उसने बहुत बड़ा योगदान दिया, 26% रिजर्वेशन को बढ़वाने का काम किया। आप रिजर्वेशन के खिलाफ रहने वाले लोगों के साथ आज चले गए। तो अब बताइए कि बिहार में जो जातीय जनगणना आपने कराया, उस जातीय जनगणना का अब क्या होगा? और अगर उस जातीय जनगणना में आपकी कोई भूमिका है और आप चाहते हैं कि उस जातीय जनगणना में अभी भी कोई महत्व बचा है, तो वो जातीय जनगणना अगर बिहार में होना जरूरी है तो देश में होना की जरूरी क्यों नहीं है? नीतीश कुमार जी इस बात का जवाब दे दें। कहा यह भी जा रहा है कि सम्राट चौधरी ने जो बात कही थी कि जब तक वो गद्दी से नीतीश कुमार को नहीं उतारेंगे तब तक वो अपनी पगड़ी नहीं उतारेंगे। तो क्या ये कोई भाजपा की चाल भी हो सकती है कि नीतीश कुमार को अपने साथ ले ले और उसके बाद कुछ ऐसा षड्यंत्र रचे जिससे कि नीतीश कुमार अपनी गद्दी खुद छोड़ दे, क्योंकि अब सम्राट चौधरी बन चुके हैं बिहार के उप मुखिया। देखिए, इसमें दो दो दो, दो बात है आपके सवाल में। मैं इसको दो तरीके से देखता हूं। पहला कि उनके पगड़ी उतारने और ना उतारने का उनका व्यक्तिगत मामला है, वो पगड़ी उतारेंगे, वो पैजामा पहनेंगे, ये उससे देश की जनता को और बिहार की जनता को, ना हमको ना आपको कोई बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। बाकी बात रही कि नीतीश कुमार जी को मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा इंडिया अलायंस में भेजा गया, इंडिया अलायंस में भेजकर यहाँ से इंडिया अलायंस के इंटरनल बातों को भारतीय जनता पार्टी तक पहुंचाने का काम नीतीश कुमार जी कर रहे थे। नीतीश कुमार जी को अगर प्रधानमंत्री पद का दावेदार बनाया जाता, तो मैं स्पष्ट कह रहा हूं कि नीतीश कुमार जी के साथ ऐसा करने से साथी घटक दल के कई साथी जो इसका विरोध करते और उसके बाद इंडिया अलायंस बिखर जाती। मगर जब ऐसा नहीं हुआ तो घटक दल इकट्ठा है और दल में कोई कहीं कोई मतभेद नहीं है। नीतीश कुमार जी सिर्फ इंडिया अलायंस को बिगाड़ने का काम कर रहे थे, इन इंडिया अलायंस को बनाने का काम नहीं कर रहे थे। अब बात रहा कि सम्राट चौधरी जी आज बिहार के उप मुख्यमंत्री बन गए हैं, उनको मैं बधाई देता हूं। और बधाई देने के साथ साथ ये कहता हूं कि उनकी जो बयानबाजी थी बार बार कि पगड़ी तब तक तब उतारेंगे जब हम नीतीश कुमार को गद्दी से उतार देंगे, तो ये तब उनको तय करना है कि पगड़ी उतारेंगे कि पगड़ी पहनेंगे कि पैजामा पहनेंगे। अब वो तो उनका मामला है और नीतीश कुमार का मामला है। मगर उनको जिस प्रकार का बात भारतीय जनता पार्टी कर रही थी नीतीश कुमार जी को लेकर, वो अपने अपना स्टैंडर्ड, अपना आचरण, अपना स्टैंडर्ड, अपना मोरल गिराने का काम भारतीय जनता पार्टी ने इस बार गठबंधन बनाकर किया है। और ये पूरा देश और पूरा बिहार देख रहा है वंदना जी, और ये पूरे बिहार के लिए मजाक बन के रह गया है। आज पूरी दुनिया में, पूरे देश में बिहार पे राजनीति परिस्थिति पे चर्चा हो रही है और लोग हंस रहे हैं, लोग हंस रहे हैं। और जितना भूमिका इसमें मैं मानता हूं नीतीश कुमार जी का है, उतनी भूमिका इसके अंदर भारतीय जनता पार्टी का भी है। अगर आज भरोसे की बात करेंगे तो नीतीश कुमार जी पर जब सवाल खड़ा होगा तो भारतीय जनता पार्टी पर भी सवाल खड़ा होता है और हो रहा है। और तो जैसा कि तेजस्वी यादव का पहला बयान आया नई सरकार बनने के बाद, कहते हैं कि 2024 में जदयू समाप्त हो जाएगी। तो इस पर आपकी क्या राय है? क्योंकि वो कह रहे हैं कि देखिए, जदयू नीतीश कुमार 2000, का जो अब रुतबा है पहले जैसा नहीं रहा।
ये तेजस्वी जी अगर कह रहे हैं तो मैं उनकी बात में मैं उनकी बातों का समर्थन करता हूं कि अगर तेजस्वी जी ने ये बात कही है। मगर उसमें मैं एक बात और जोड़ देना चाहता हूं कि जनता दल यूनाइटेड 2024 में खत्म होगा, ऐसा नहीं है। जनता दल यूनाइटेड ऑलरेडी खत्म हो चुका है। जनता दल यूनाइटेड खत्म हो चुका है। जनता दल यूनाइटेड ने बिहार के लोगों के अंदर विश्वास खो दिया है, और उसका कहीं ना कहीं खामियाजा बार बार मैं कह रहा हूं भारतीय जनता पार्टी को भी भुगतना पड़ेगा। कि भारतीय जनता पार्टी के भी कई बड़े नेताओं का बयान, जिस तरह से नीतीश कुमार जी का बयान आज वायरल हो रहा है कि मर जाएंगे मिट्टी में मिल जाएंगे मगर भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जाएंगे, उसी प्रकार से वायरल अमित शाह जी का भी बयान हो रहा है, जो उन्होंने नीतीश कुमार जी को लेकर कहा था कि किसी भी परिस्थिति में नीतीश कुमार जी के लिए हमारे यहाँ दरवाजा नहीं खुला है। मगर अवसरवादियों को आज, इन अवसरवादियों ने पूरे बिहार का अपमान किया है, पूरे देश का अपमान किया है। वंदना जी, मैं कहता हूं कि लोकसभा, विधानसभा और राजनीति और राजनीतिक पार्टियों की अपनी एक गरिमा होती थी, विपक्ष पक्ष की एक गरिमा होती थी। आज कोई मोरल नहीं बचा है, कोई स्टैंडर्ड नहीं बचा है। अपने कुर्सी के लिए, अपने सत्ता के लिए आप किसी के साथ भी जा सकते हैं, कभी भी कितना भी गिर सकते हैं, उसका कोई स्तर नहीं बचा है। शान जी, अभी राहुल गांधी बिहार आए हुए हैं, तो इसमें कल पूर्णिया में उनकी बड़ी रैली होने वाली है। इसमें आप लोगों का क्या सहयोग है? जाप पार्टी इसमें क्या कर रही है? देखिए, हमने बहुत स्पष्ट मैं कर देना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से बिहार की जनता को कि जन अधिकार पार्टी ही एक ऐसी पार्टी बिहार में रही है जिसने किसी भी अवसर पर भारतीय जनता पार्टी से हाथ नहीं मिलाया है। चाहे मेरा विधानसभा में हम चुनाव हारे हो, लोकसभा में हम चुनाव हारे हो, या जितना भी बुरा से बुरा दौर हमने देखा है, हम लगातार सड़क पर रहने के बाद भी हम सदन में नहीं पहुंच पाए। जनता ने हमें आज स्वीकार किया, हम उस मैंडेट को हमने स्वीकार किया, और उसके बाद भी परिस्थितियों को देखते हुए सब लोग जब बदल गए, जब मांझी जी बदल गए, जब मुकेश सहनी बदल गए, चिराग पासवान बदल गए, नीतीश कुमार बदल गए, तो जन अधिकार पार्टी ही केवल बिहार में एक ऐसी पार्टी थी, और पप्पू यादव ही एकमात्र ऐसे नेता हैं बिहार के अंदर जिनको चुनाव जीतने और हारने की चिंता से ज्यादा बिहार के लोगों की चिंता है। और हम चुनाव हारने के बाद भी लगातार बिहार के जनता के हित में संघर्ष कर रहे थे। हम बेरोजगारी के लिए संघर्ष कर रहे थे, हम महिला सुरक्षा के लिए संघर्ष कर रहे थे, हम किसानों के लिए संघर्ष कर रहे थे, और हम बिहार में बहाल कैसे स्थापित हो उसके लिए हम संघर्ष कर रहे थे। हम अवसरवादी नहीं थे। हमने अवसरवाद को ठुकरा कर, हमने अवसर को ठुकरा कर हमने संघर्ष का रास्ता चुना, और शाह हम जी, तो पप्पू सदैव यादव का हमेशा क्या से। पूरा प्लान है आगे चुनाव को लेकर? बिहार की जनता के लिए क्या करेंगे? देखिए, सबसे पहले जब इंडिया अलायंस की प्रारूप तैयार हो रही थी, तो आपने भी और कई मीडिया वालों ने हम लोगों से सवाल पूछा कि आप लोग किस साइड हैं, आप लोग किस साइड हैं। हम लोग बहुत बेचैन नहीं थे। हम लोगों ने कहा कि प्रारूप अभी पूर्ण रूप से ये फाइनल प्रारूप नहीं है। आपको जो दिखाई दे रहा है कि आप इंडिया के पार्ट हैं कि एनडीए के पार्ट हैं, हम लोगों ने कुछ नहीं सुना। हम लोगों ने जनता के बीच में गए, और हमारे नेता माननीय पप्पू यादव जी लगातार जनता के बीच में पूर्णिया में है। पूर्णिया लोकसभा से हम लोग चुनाव लड़ेंगे, और हम लोग अपने दम पर चुनाव जीतने की तैयारी कर रहे हैं। और हम लोग पहले भी पूर्णिया से नेताजी चुनाव जीत चुके हैं, वो अपने दम पे चुनाव जीतते हैं, जो जनता से सीधे संवाद बनाकर रखे हुए हैं। और इंडिया अलायंस को हम लोगों ने वैचारिक रूप से सदैव समर्थन दिया है, और आगे भी देते रहे। तो पप्पू यादव अभी पूर्णिया में है और कल ही पूर्णिया में बड़ी रैली को संबोधित करने जा रहे हैं राहुल गांधी। तो क्या इसमें आप करने वाले हैं? कल क्या राहुल गांधी से आपकी देखिए मुलाकात होगी, कोई बातचीत होगी? देखिए, हमने कहा कि हम किसी अफसर की तलाश में रहने वाले लोग नहीं हैं। हम लोगों ने वैचारिक समर्थन इंडिया अलायंस को हमेशा से दिया है, और मजबूती से दिया है। किसी भी परिस्थिति में हम लोग इंडिया अलायंस की विचारधारा के साथ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा के साथ रहे हैं। इस देश में हम लोगों ने बोला कि जब लोग परिस्थितियों को देखकर अपना बदल रहे थे, बिहार में कई नेताओं ने अपना जब जमीर बेच दिया था, तब पप्पू यादव हक और सच्चाई के लिए खड़े थे। और निश्चित रूप से हमारा कहीं ना कहीं जो है वो विचार जो है वो इंडिया अलायंस के साथ है। और जन अधिकार पार्टी ये चाहती है कि इस देश में भारतीय जनता पार्टी से सत्ता जल्द से जल्द वापस ले लेना चाहिए, और इंडिया अलायंस के कांग्रेस की अगुवाई वाली इंडिया अलायंस
को कहीं ना कहीं हम लोग सत्ता के शिखर तक पहुंचाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं और निभाएंगे। तो देखिए, अब खबर ये भी चल रही है कि अभी बीजेपी के साथ नीतीश कुमार मिल चुके हैं, एनडीए में जा चुके हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद फिर वो पलटी मार देंगे। इस पर आखिरी सवाल ये आपसे है और इस पर आपकी क्या राय है कि नीतीश कुमार कह रहे हैं, हम जहाँ थे, हम वहीं आ चुके हैं, ये हमारा घर है। नीतीश कुमार का कल बयान आया था। देखिए, तो क्या नीतीश कल कुमार फिर आप पलटी मारेंगे या फिर अब वहीं रहेंगे? कल शपथ ग्रहण हुआ करीब 5 बजे के आसपास, हुँ, और शपथ ग्रहण होने के तुरंत बाद ही नीतीश कुमार जी का यह बयान आया कि अब हुँ, हम जहां हैं वहीं रहेंगे और कहीं और हाँ, जाने की बात नहीं पैदा होती है। ये हुँ, किस परिस्थिति में दिया गया बयान होगा, आप समझ सकती हैं इसको। हुँ। आप एक पत्रकार हैं, पढ़ी लिखी पत्रकार हैं, आप समझ सकती हैं कि परिस्थिति अंदर में क्या बन रहा होगा। उनके अंदर के लोग कितना भरोसा कर पा रहे होंगे उनके ऊपर, उनकी अपने पार्टी के विधायक, अपने पार्टी के नेता उनके ऊपर कितना भरोसा कर पा रहे होंगे। ये उसी परिस्थिति में दिया गया बयान है। और मैंने कल भी कई अपने बयान में यह स्पष्ट करा है कि ये जो बहुत जल्दी बहुत जल्दी नीतीश बाबू पुनः बीजेपी को तलाक देने वाले हैं, और इन दोनों के बीच में तलाक बहुत जल्दी हो जाएगा। ये स्टेबल गठबंधन नहीं है, ये अवसरवादी गठबंधन है, और परिस्थिति के अनुसार इन लोगों ने गठबंधन किया है। क्या परिस्थिति रही होगी ऐसी? एक और आखिरी सवाल, मतलब ऐसा क्या देखिए, सबसे नीतीश पहली कुमार बात पे है कोई कि आप दबाव बनाया गया कि ऐसा क्या हो गया अचानक? देखिए, बिहार के परिवेश में भारतीय जनता पार्टी अपने आप को बहुत कमजोर महसूस कर रही है। बिहार के परिवेश में भारतीय जनता पार्टी अपने आप को बहुत कमजोर महसूस कर रही है। बड़ी-बड़ी बातें जितनी कर ले, अगर बिहार में भारतीय जनता पार्टी को कॉन्फिडेंस होता कि वो 40 के 40 सीट जीत सकती है, वो उनको छोटे-छोटे घटक दलों के सहयोग की जरूरत नहीं पड़ती। आज वो छोटे-छोटे घटक दलों का हाथ-पैर जोड़ रहे हैं। एक दिन पहले आपने देखा होगा चिराग पासवान जी का मीटिंग अमित शाह जी के साथ होता है, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ जी के साथ होता है। मांझी जी से लगातार संपर्क में बने रहते हैं। वो कहीं न कहीं अब जिस प्रकार की लेकिन कल परिस्थिति उन्होंने चिराग जी नीतीश की और कुमार नीतीश का पैर जिस छुआ, प्रकार की प्रणाम परिस्थिति किया नीतीश कुमार को, देखिए, चिराग पासवान। जिस प्रकार की परिस्थिति चिराग जी की और नीतीश जी की रही है, वो जग जाहिर है। ये दोनों में आपस में कितना तालमेल बैठ बैठ हो पाएगा। आपने 2020 का भी चुनाव नहीं भूलना चाहिए विधानसभा का, कि जी, गठबंधन में रहते हुए नीतीश कुमार के खिलाफ चिराग जी ने अपनी अपना कैंडिडेट दिया। तो ये किस प्रकार का लोग वहां पे सेटिस्फैक्शन हो सकता है, एक दूसरे में कितना तालमेल हो सकता है, ये सबसे छुपा हुआ नहीं है। जिस प्रकार से चिराग जी के चाचा दोनों आपस में, दोनों एनडीए में होते हुए भी आपस में जो खींचातानी चल रही है लोगों की सीट को लेकर, ये जग जाहिर है। और बात रही मांझी जी की, मांझी जी और नीतीश जी के बीच में क्या क्या नहीं हुआ। मांझी जी ने सरेआम कहा कि हमको तुम तड़ाक करके हमको अपमान किया। नीतीश जी ने सदन में कहा कि हमसे बहुत बड़ी गलती हुई कि तुमको हमने मुख्यमंत्री बनाया, और वो गलती पे हम, तो उस तरह का बयानबाजी करने के बाद में आप समझ रहे हैं कि कितना अंदर तालमेल होगा। परिस्थिति के अनुसार आप तो सामने हो, एक साथ दिख रहे हैं, मगर बहुत लंबे समय तक आप साथ नहीं रह पाएंगे। ये मेरा व्यक्तिगत आकलन आपको बता रहा हूं कि बहुत लंबे समय तक आप साथ नहीं रह पाएंगे। जिस प्रकार से एक दूसरे में इतना खींचा खींची चल रहा है, वो गठबंधन बहुत लंबे समय तक नहीं चल सकता। और कहीं ना कहीं एनडीए गठबंधन में बहुत बड़ा असमंजस की स्थिति है। सीट शेयरिंग को लेकर भी चिराग पासवान अभी सिक्योर नहीं है, मांझी जी सिक्योर नहीं है, और नीतीश जी तो जानती ही हैं कि सीट के मामले में सबको डोमिनेट करने की उनकी फितरत रही है। वो कितना सीट पर कंप्रोमाइज होगा, ये सीट शेयरिंग में ही पुनः गठबंधन टूट जाएगा, ये अभी फाइनल प्रारूप अभी भी नहीं है। इसके बाद देखिए कि अभी अभी क्या होता है, अभी बहुत कुछ होना बाकी है। चलिए शान परवेज जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। जो भी दर्शक हमें देख रहे थे, आपने सुना किस तरीके से अभी एनडीए की सरकार बनी नहीं, ये दावा होने लगा है कि ये सरकार जल्द ही समाप्त हो जाएगी और फिर नीतीश कुमार का क्या होगा, ये देखना होगा। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।